अब यहाँ टॉपिक शुरू होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो दो पास पास रखी कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में एकांक वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। देखो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत छोटा सा लेक्चर लिया था 2 से 2.5 मिनट का, वहाँ पर मैंने ये बताया था, वो जाकर आप समझ सकते हैं। अब यहाँ अन्योन्य प्रेरकत्व की बात आती है तो आप यहाँ पर ही कर देंगे। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक वेबर प्रति एम्पीयर या हेनरी होता है। एक बात देखो, 2 कुंडलियाँ रखी थी, मान लो दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ, एक कुंडली ये थी दूसरी ये थी, है ना। तो दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ वो किसके कारण हुआ, पहली कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसके कारण। तो जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे पहली कुंडली में उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा किसमें, दूसरी कुंडली में। तो इसको हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक नियतांक लेते हैं और यहाँ पर नियतांक हम लेंगे m। तो अगर यहाँ से m का मान पूछा जाए तब m बराबर कितना आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे, ये I1 कहाँ जाएगा भाग में, तो फॉर्मूला याद रखना N2 φ2 बटे I1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। मात्रक भी देखो आप, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, धारा का होता है एम्पियर, तो इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर, ठीक है। अगर पेपर में आता है तो ये डेफिनेशन आप लिख के आएंगे, आसान भी है। अब अन्योन्य प्रेरकत्व से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये जो लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ तो उनमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर के। तो अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे होंगे, लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो आप देखना कि जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है केवल वो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, सारा चैप्टर डिस्कस नहीं किया गया है। तो इनको आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे नंबर बना सकते हैं। अभी देखो, 2 समाक्ष परिनलिकाओं की बात करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं समाक्ष परिनलिकाएं कैसी होती है, या परिनलिका ही कैसी होती है। देखो ये होती है परिनलिका, ठीक है, ये एक परिनलिका है, इसकी अक्ष क्या होगी, ये। अब इसी पर जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर, इस पर मैं तार लपेटना शुरू कर दूँ, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये परिनलिका बननी शुरू हो जाएगी, है ना। अब इसी के ऊपर मैं एक और लेयर बना दूँ या दूसरी जो परिनलिका है वो बना दूँ, तो अब बताओ दोनों की जो कोर है वो है क्या, वो ये पेंसिल ही तो है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके साथ ही इसके ऊपर ही आप कह सकते हैं एक और लेयर चढ़ा दूँ। डायग्राम समझोगे शुरू से तो ही समझ में आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक परिनलिका तो थी आपके पास, ये एक परिनलिका आपके पास क्या है, ये, ठीक है। इस परिनलिका को हमने कहा प्राइमरी, है ना, प्राइमरी का मतलब पहली। इस वाली को हमने क्या कहा, इस वाली को हमने क्या कहा, फिर इस वाले को हमने कहा सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक। दोनों की जो अक्ष है भाई, ये है एक परिनलिका और ये है परिनलिका, दोनों की जो अक्ष है वो क्या है, सेम है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, समाक्ष परिनलिका। अब डायग्राम बनाएंगे आप, ये डेफिनेशन माना वाना में क्या लिखेंगे, माना 2 समाक्ष परिनलिकाएं P तथा S हैं, जिनमें प्राथमिक कुंडली या परिनलिका में फेरों की संख्या NP व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है। NP और NS भी कह सकते हो, N1 N2 भी कह सकते हो। कुंडली 1 में धारा I1 व कुंडली 2 में धारा I2 प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। हमें दोनों परिनलिकाओं क्या अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। संपूर्ण स्थिति चित्र में दिखाई गई है, जहां सभी प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। लिखने के लिए आप बेसिक ये चीज़ें आप लिख देंगे। अभी हम आते हैं इसके डेरिवेशन पर, ठीक है। अभी देखो, परिनलिका यहाँ से शुरू करेंगे, परिनलिका P यानी कि प्राथमिक परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जरा B बराबर क्या होता है फॉर्मूला, μ0 N, पढ़ा ना, एम्पियर का परिपथ नियम। B बराबर क्या होता है, μ0 NI, था ना याद, या N की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N बटे L, ठीक है। तो NI1, या फिर आप लिख सकते हैं μ0 N1 बटे L इंटू I1, ठीक है। हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो आया ये, ठीक है। चित्र की तो आपको इतनी आवश्यकता नहीं, ध्यान से देखो। आ गया चुंबकीय क्षेत्र, B निकाल लिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, हमें निकालना है M।
अब m निकलेगा कैसे, m का फॉर्मूला होता है n2 phi2 अपॉन I1, ठीक है। अब फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाई बराबर होता है BA cos थीटा, तो B हमें चाहिए ना। अब देखो कैसे चाहिए, यहाँ तक कर लिया आपने। अब हम निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली परिनलिका S से बद्ध यानी कि संबंधित चुंबकीय फ्लक्स तो phi2 कितना हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला होता है BA cos 0 ही लेंगे। क्यों लेंगे cos 0, ये तुम्हें मैंने पहले भी बताया था। जैसे ये परिनलिका है, जैसे परिनलिका का ये हिस्सा है, इसकी दिशा देखो, है ना, इसकी दिशा अगर सामने से देखोगे फ्रंट से तो इसकी दिशा ऐसे, और इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है वो भी इसी दिशा में गुजर रही है, तो दोनों की दिशा सेम है, तो इसलिए थीटा हम यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। आप उसको बता भी देंगे कि B जो है वो समांतर है A के, ठीक है। तो रखते हैं phi2 बराबर, अच्छा B यहाँ पर हमने तो पहली कुंडली के कारण निकाला था, तो सुनो, जितना चुंबकीय क्षेत्र पहली कुंडली के भीतर पैदा होगा वही तो चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडली को प्रेरित करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र आप पहली कुंडली का परिनलिका का निकालेंगे और ये दूसरे में काम करेगा, इसी को तो अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो B का मान रखेंगे μ0 N1 अपॉन L I1 और इंटू A, रख दिया हमने B का मान। हमारे पास किसका मान निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया मान phi2 का। चलो अब फटाफट से हम M का मान निकालते हैं, ठीक है। चित्र तो आप बना ही लेंगे अच्छी तरीके से। बताओ, नोट्स इसके साथ साथ ही बनाते हुए चलो। अब एक बात बताओ, कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना हो जाएगा भाई, M बराबर फॉर्मूला होता है N2 phi2 बटे I1। M N2 तो जूगा तू, I1 जूगा तू, phi2 का मान ये रख लो μ0 N1 I1 अपॉन L इंटू A, रख लिया। I1 से I1 कट गया, तो M बराबर क्या है हमारे पास, μ0 N1 N2 A अपॉन L, यहाँ छोड़ सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हेनरी, ठीक है। आप चाहे तो N1 बटे L का मान फिर से स्मॉल n रख सकते हो, पर यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ के और तब पढ़ा करो, तभी फायदा है, ठीक है। अब से भी तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर बोर्ड में आपके बन जाएंगे। जो सुनो तो कहे हम, प्रभु जी हमरी बिनती, दुखी जन को धीरज तो भार। अभी देखो यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। चलो, जो फॉर्मूले आपने बनाए हैं ना उन्हीं पर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं उन न्यूमेरिकल्स को लूँगा जो पिछले किसी भी साल में आए हुए हैं, ठीक है। करें शुरू। देखो अभी शुरू करते हैं। 2013 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ। अभी ये सवाल देखो 2013 में आया था, बड़ा आसान सा सवाल है, देखने से भी लग रहा है। 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना है। कुंडली का स्वयं गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। अभी सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया है तो जी आपको n दे रखा कितना, 1000, कितने फेरे हैं, 1000 फेरे हैं। और आपको क्या दे रखा, जो दे रखा वो रखो। आई कितना दे रखा आपको, 2.5 एम्पियर दे रखा ना धारा। और क्या दे रखा ढूंढो, ये दे रखा चुंबकीय फ्लक्स, जिसके पीछे वेबर हो वो चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स कितना दे रखा है बच्चों, 1.4 गुणा 10⁻⁻⁴ वेबर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है वो L, तो फॉर्मूला बताओ जरा L का क्या होता है। L बराबर होता है N phi बटे I, होता है क्या। N कितना 1000, phi कितना हमारे पास 1.4 गुणा 10⁻⁻⁴ बटे I कितना हमारे पास 2.5। देखो कुछ हो सकता है क्या इसका, इससे इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 400 बार। L बराबर 2 0 2 पॉइंट हट गए, 14 चौका 56, गुणा तो कर ही लोगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। कोई डाउट है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, इतना हेनरी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁻³
हेनरी, और 10 की घात माइनस के 3 को हम क्या कहते हैं, मिली हेनरी। हालांकि ऊपर छोड़ सकते हो, पर अगर आंसर बिल्कुल मैच करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मिली हेनरी। ये मिली हेनरी है, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर से देखो एक न्यूमेरिकल और, यहाँ पर आपको कहा है कुंडली का स्वयं गुणांक, पहले सवाल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। स्वयं गुणांक 10 मिली हेनरी है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो सवाल को पढ़ने से ही पता लग जाता है। जैसे यहाँ पर आपको हेनरी दे दिया, यानी कि एल दे दिया, तो एल के जितने भी फॉर्मूले वो आपके दिमाग में घूमने चाहिए। अभी और हिंट देखो उसमें क्या मिलता है, तो एल तो पता लग गया हमें कितना है, 10 मिली हेनरी। पहले हेनरी में बदलेंगे इसको, तो कितना लिखेंगे, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 3 हेनरी, ठीक है। अभी 5 मिली सेकेंड में, यानी कि जो आपको समय दे रखा है वो कितना दे दिया, 5 मिली सेकेंड। अब इसको सेकेंड में बदलेंगे, मिली को हटाने के लिए 10 की घात माइनस के 3 लगाते हैं, ठीक है। और क्या कहा उसने कि धारा 5 एम्पियर से बदलकर 15 मिली एम्पियर हो जाती है। 5 एम्पियर से बदलकर 15 एम्पियर हो जाते हैं, मिली एम्पियर नहीं है, एम्पियर है, ठीक है ना। तो पहला धारा कितनी थी हमारे पास, 5 एम्पियर, और बाद में कितनी हो रही है, 15 एम्पियर। अब तुम्हें खुद रास्ता मिलेगा। आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपसे पूछ रहा है वो विद्युत वाहक बल। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला, इसमें डी टी भी हो, धारा भी हो, एल भी हो, तो फॉर्मूला मुझे एक याद आ रहा है, ई बराबर माइनस के एल डी आई बटे डी टी। माइनस आपकी मर्जी, आप लगाना चाहें लगा ले, नहीं तो नहीं। एल परिमाण निकालना है, तो फिर आपको माइनस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। I2 माइनस I1, भाई परिवर्तन निकालना ना आपको, चेंज ये होता है डी का मतलब यहाँ पर चेंज परिवर्तन निकालना, तो I2 में से I1 घटा लोगे, तो E बराबर, फॉर्मूला भी ध्यान रखना, माइनस L कितना हमारे पास, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 3, डी I2 कितना हमारे पास 15, माइनस I1 कितना था पहले हमारे पास, परिवर्तन निकालना ना भाई, 5 से 15 हो रही, तो कितना परिवर्तन आया, 10 का ही तो आया होगा, वैसे निकाल लेंगे। डी टी कितना है हमारे पास, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर दो बस, 2 कट गया, 2 गुणा 15 में से 5 गए 10 बचता है, तो ई कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 वोल्ट, या फिर ई कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, तो ये आपका सवाल का आंसर है। तो देखा आपने सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ने का फायदा क्या होता है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ज्ञात करो, है ना। देखो अभी आपको ना ये सवाल बिल्कुल पढ़ना है अच्छी तरीके से, पहले तभी करना है। ये सवाल आया था 2022 में, 2 नंबर का सवाल था। तो क्या कहा, एक कुंडली में विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, 5 मिली सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का। तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि समय कितना दे रखा आपको, 5 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड। पहले इसको सेकेंड में बदलें, देख मिली को हटाने के लिए 1000 से भाग करते हैं, या फिर 10 की घात माइनस के 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। में 2 एम्पियर से बदलकर 12 एम्पियर हो जाती है। पहले कितनी थी, 2 एम्पियर, बाद में कितनी हो गई, 12 एम्पियर, है ना, हो जाती है। यदि कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना है, 48 वोल्ट है। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई कितना है, 48 वोल्ट है। तब कुंडली का स्वयं गुणांक ज्ञात करो। तो पता लग गया आपको क्या निकालना है, एल निकालना है। फॉर्मूला देखो अपने आप ही क्या बनेगा, तो ई बराबर कितना होता है, माइनस के एल, माइनस क्या लो, प्लस ही ले लो, एल डी आई बटे डी टी, ठीक है। या डी आई तो दिन रखा, लेकिन एल डी आई की जगह लिख सकते हैं हम I2 माइनस I1, ठीक है। कोई डाउट है, डी टी। अभी ई का मान कितना है हमारे पास, ई का मान है 48, एल का मान निकालना है, I2 कितना है हमारे पास 12, 2 से 12 हो गई ना, तो 12 दे रखा है, माइनस 2 अपॉन डी टी कितना है, समय कितना बदला, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3, मान ही तो रखने हैं, और करो कैलकुलेशन, ठीक है। 48 बराबर एल गुणा 12 में से 2 गए 10 बटे 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3। इससे इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 24 बार कटेगा। और अब अपनी आंखों से देखो माइनस के 3 है, भाग में इधर जाएंगे गुणा हो जाएंगे,
तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर जाएगा L। अब 10 की घात माइनस के 3 को हम क्या कहते हैं, मिली। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, L बराबर 24 मिली हेनरी। यहाँ आप आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, देखो अच्छी तरीके से ऐसे होते हैं सवाल। 2022 में आया हुआ था ये सवाल। अब इस सवाल को आप देखो अच्छी तरीके से, पहले सवाल को पढ़ेंगे फिर करेंगे। जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से बढ़कर 2 एम्पियर हो जाती है, 300 मिलीसेकंड में हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.080 वोल्ट है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक क्या है। तो अभी आपको दिया हुआ है 2 कुंडली है ना, तो 2 कुंडली की बात जहाँ आ जाएगी वहाँ आएगा अन्योन्य प्रेरण। अभी मैंने आपको पढ़ाया गिवन दैट, पहले आप ये लिखेंगे। तो आपको जो दे रखा है, आपको दे रखा है धारा 0 से बढ़कर, यानी कि पहले कितनी थी 0, कितनी हो जाती है 2 एम्पियर हो जाती है। तो पहले डी आई निकाल लो, काम आएगा तुम्हारे। डी आई कितना हो जाएगा, डेल्टा आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में I2 माइनस I1। ठीक है, तो डेल्टा आई कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना परिवर्तन आया 2 माइनस 0, तो कितना आ गया 2 एम्पियर का। ये डेल्टा आई आ गया। कितने सेकंड में हो रही भाई, 300 मिली सेकंड में हो रही है। अब मिली को हटाने के लिए फिर से क्या करेंगे, या तो 1000 से भाग कर दो या 10 की घात माइनस के 3 से गुणा कर दो। ठीक है, और देखो क्या दे रखा उसने, विद्युत वाहक बल कितना हो रहा है हमारे पास। अच्छा, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा माइनस का लेते हैं, अगर नहीं लेना है तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा आपका, पर बता रहा हूँ आपको 0.080। उसका रीज़न मैं तुम्हें अभी बताता हूँ क्यों ऐसा करेंगे। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा विरोध करता है मुख्य धारा का। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, m बराबर कितना होता है, माइनस के E डेल्टा आई, डी आई लिख लो डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, E का मान कितना है, माइनस के 0.080 गुणा डेल्टा आई कितना था हमारे पास 2 बटे टी का मान कितना है हमारे पास 300 गुणा 10 की घात माइनस के 3। देखो भाई 1 2 3 3 पॉइंट है ना, तो पॉइंट हट गया यहाँ से 10 की घात माइनस के 3 से। गुणा भाग आपसे आती ही है। m बराबर 8 दूनी 16, 160 बटे 300। तो अब आंसर क्या है वो देखो, यहाँ 300 था हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो अब मुझे आंसर आप बताएंगे। ठीक है, सॉल्व करके मुझे आंसर भेजना ज़रूर कमेंट करके। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं। कल मैं आपको लेंज के नियम के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।